आपने इलेक्शन से पहले हमारे इसी प्रोग्राम में एक बड़ा दावा किया था कि महंगाई के खिलाफ आप जिहाद करने निकलें और नारोवाल की सीट जीत कर आप जाएंगे असेंबली में और वहाँ पर महंगाई के लिए आवाज़ उठाएंगे और जो भी नाअहलियाँ या खामियाँ होंगी हुकूमत में उसको बेनकाब करेंगे। लेकिन वो दावा आपका धरा रह गया और अवाम ने फैसला किसी और के हक में कर दिया, आपकी जो माजी की जमात थी उसके हक में। जी, अवाम ने बिल्कुल ये फैसला नहीं किया है। पहले दिन से यहाँ पर इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, यानी दिन को हम कैंपेन करते थे, रात को यहाँ पर पुलिस कैंपेन करती थी। अच्छा। और इस कदर इन्होंने यहाँ पर खौफ और हरासमेंट की फिजा फैलाई है, बिल्कुल एक किस्म की दहशत फैला दी, जिसमें जो मेरे सपोर्टर्स थे उन तमाम को जो है ना किसी केस में निपटा दिया गया। जो पेट्रोल पंप वाले मालिक थे उनको सील कर दिया गया, 50-50 हज़ार के जुर्माने कर दिए गए। जो प्राइवेट अस्पताल थे उनमें भी जो है उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है धमकियां दी, नोटिस बुझाई और उनकी इंस्पेक्शन शुरू कर दी। जो शादी घर हैं उनको भी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी। फिर जो मेरे सपोर्टर थे उनको सारों को उठा लिया और अरेस्ट कर लिया मुख्तलिफ हीले बहानों से। और रात को दीवारें फैलांग के जहाँ मेरा इकट्ठ होता था वहां पर उन लोग जो करते थे उनके घरों में जाके फ्रिज तोड़ देते थे, टीवी तोड़ देते, दरवाजे तोड़ते थे और डराते धमकाते थे। यहाँ पर जितने भी नोटेबल्स हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल वगैरह, 45 एक्स यूनियन काउंसिल नाज़िम हाई कोर्ट में चले गए कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और हाई कोर्ट ने कहा कि इनको किसी भी केस में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हत्ता कि क्रिमिनल चार्जेस ना हो। फिर उन्होंने क्रिमिनल केसेस बनाने शुरू किए, उसमें फिर मुझे बेल करवानी पड़ी। आखिरकार जो है आरओ को बदल दिया आखिरी रात। 145 147 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको रातों रात तब्दील कर दिया गया कि वो तैयार नहीं थे इनकी बिडिंग करने के लिए। और उसके बाद आखिरकार इलेक्शन डे के ऊपर मुझे गिरफ्तार कर लिया, मेरी वाइफ को गिरफ्तार कर लिया, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस कदर मतलब इन्होंने वहां पर जो इनका रिटर्निंग अफसर का जहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी वहां पर एक कमरा नंबर 4 था, उधर ये लोगों को भेजते थे जो नहीं मानते थे खाली फॉर्म 45 पे साइन करने से प्रिजाइडिंग। और वहां पर उनके साथ तशद्दुद भी किया गया, उनको डराया गया, बेइज्जत किया गया, वहां से रोते हुए निकले। और दानियाल साहब कतल कलामी की माजरत, लेकिन ये सब कौन कर रहा था? ये निगरान हुकूमत कर रही थी? ये किसके अहकामात पर हो रहा था? आपको अगर ये साइडलाइन किया जा रहा था, कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी और मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराने की कोशिश हो रही थी, तो किसकी जानिब से हो रही थी? बिल्कुल ये इंतजामिया कर रही थी जी, पुलिस तो इंतजामिया का हिस्सा है। और फिर हमें लोग कहते थे कि जी आप इंतजामिया के पास क्यों नहीं जाते हो? भाई वही तो सब कुछ कर रहे थे। और फिर जो मेरी दरखास्त थी रिकाउंटिंग की, इन्होंने कहा कि आपने खुद प्रेजेंट होना है। भाई मैं तो गिरफ्तार हुआ था, मुझे तब तक नहीं छोड़ा इन्होंने, या मेरी वाइफ को या बेटे को, जब तक से इन्होंने फॉर्म 47 जो है वो साइन नहीं करवा लिया था। और उस पर भी रेजिस्टेंस की थी रिटर्निंग अफसर साहब ने। तो इस किस्म का यहाँ पर एक गदर मचा है। मुझे 8 इलेक्शन लड़ते हुए हो गया खुद, और कभी आज तक हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। बहुत यहाँ पर मार्शल लॉ भी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि ये तो बिल्कुल अनोखा है इस दफा जो है ना, ये पूरी कैंपेन चलाई है। इसका मतलब कि आपके पास फिर तमाम हलकों के पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स भी नहीं होंगे, यानी फॉर्म 45 भी नहीं होंगे सारे? जी हमने लिए फॉर्म 45, लेकिन जो प्रिजाइडिंग आखिरी रात पोस्ट हुए हैं उनको किया ही इसीलिए गया था कि वो फॉर्म 45 नहीं देंगे। और बहुत सारों ने नहीं दिया, और बल्कि उन्होंने ये कहा, मैं खुद पोलिंग स्टेशन पे गया था इससे कबल कि मैं गिरफ्तार हो गया, यही इनको फिक्र था, जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर ने मुझे खुद कहा कि हमारे पास थैलों में फॉर्म 45 आया ही नहीं। अच्छा। तो हम कहां से लेते फॉर्म 45? अच्छा। और फिर इसीलिए वहां पर सादा जो खाली फॉर्म 45 है उन पे दस्तखत करवाए गए। तो ये सारा कुछ हुआ यहाँ पर। अभी तक पिछले वीकेंड में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पर ताले लगाकर इतवार के रोज रात 4 बजे तक जो है ना थैले खोल के तो रिजल्ट तब्दील किया जा रहा था, क्योंकि वो टैली नहीं कर रहा था। तो हमने बहुत वावेला मचाया, हमने मीडिया को भी बुलाया, सब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सामने नजर आता सारे कैमरे की आंख दिखा रही थी। सही। तो अब दानियाल साहब, ये जो अब ज़ाहिर हुकूमत साजी हो रही है उसमें पहले 21 अक्टूबर के बाद से ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए हैं, लेकिन नंबर्स जो हैं वो उनके चूंकि वो अक्सरियती जमात के तौर पर तो सामने नहीं आया, आज़ाद ग्रुप सबसे आगे है। अब आपको लग रहा है आगे हालात के मियां साहब ही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के, या फिर नून लीग से कोई दूसरा कैंडिडेट, कोई शहबाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज साहिबा से मुतालिक भी संजीदगी से गौर किया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल है जी किसी का भी कैंडिडेट होना फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं वो इतने संगीन है, खुसूसी तौर पर बेरोजगारी और महंगाई के जो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि इनका किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने 10 निकाती एजेंडा अपना मंशूर दिया है उसमें तो महंगाई का नाम ही नहीं लिया, बेरोजगारी का नाम ही नहीं लिया। और इसी तरह से जो नून लीग वाला था वो भी खाली था इस हवाले से। ये बड़े बड़े दावे जो है अब लैपटॉप से काम नहीं चलेगा, ये रेवड़ियां बांटने वाली सियासत अब खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है और ये हालात नहीं है कि कोई तजर्बागाह बनाया जाए इसको। यहाँ पर एक फर्म हैंड चाहिए जो मामलात को समझे और प्रॉब्लम की फ्रेमिंग ठीक तरह से हुई हो। अभी तक मुझे तो किसी जमात का कोई प्लान सामने नहीं नजर आया, ना पीटीआई का,
ना ही नून लीग का और ना ही इनका जो है पीपल्स अब पार्टी दानियल साहब ज़ाहिर है पीटीआई तो इस वक्त अपनी उस सर्वाइवल की जंग में है ना कि वो आज़ाद उम्मीदवारों ने अभी एक एमडब्ल्यूएम ज्वाइन की, एक जमात इस्लामी ज्वाइन की, और दूसरी तरफ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत बनाने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। तो ये अगर हुकूमत साजी का कोई फार्मूला तय कर लेते हैं, दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बना लेती हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको? कोई पीडीएम 1 जिस तरह थी उसी तरह हम पीडीएम 2 महंगाई और बेरोजगारी और इकोनॉमिक क्राइसिस के हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी जमात ने किसी भी किस्म का पुख्ता सैर हासिल और वाज़े ऐसा जामे प्लान अनाउंस नहीं किया है जिसमें कम से कम जो बुनियादी फैक्टर्स हैं 3-4 पाकिस्तान के इनको गिरफ्त में लिया जाए। और जो माजी में कोशिशें हुई हैं इन्हीं जमातों की तरफ से वो बुरी तरह फेल हुई हैं। अभी आप देख लें जो FBR का रिफॉर्म है वो किस तरह से गदर मच गया, उसमें जो है सारे अपोजिंग फोर्सेस सामने आ गई है। यानी FBR एक ऐसी चीज है जो बजाते खुद ही अगर वो दुरुस्त ना हुई तो वो अकेली ही पाकिस्तान को डुबो सकती है, क्योंकि हम अब कर्जा और नहीं ले सकते, हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके लिए किसी के पास प्लान ही नहीं है, कुछ अनाउंस ही नहीं हुआ। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है रिफॉर्म की वो तो फेल हो गई है। वो तो बार बार इन्होंने FBR को किया, लेकिन कभी CBR था FBR कर दिया। ये नाम बदलने से या ओहदे बदलने से या कोई पॉलिसी बोर्ड बनाने से ये चीजें ठीक नहीं होनी है। आपको इंसेंटिव्स अप्रोच लेना पड़ेगा, उसके लिए किसी को एक्सपर्टीज ही नहीं है यहाँ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।